ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। नाज़रीन, 10 मई का मजा जो चखाया था पाकिस्तान ने भारत को, शायद वो भारत भूल गया है, क्योंकि अब फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है, धमकियां शुरू हो गई हैं, जो कि खाली खुली धमकियां ही हैं, क्योंकि हमने साबित कर दिया है कि अपने से कई गुना बड़ा जो मुल्क है, चाहे वो रकबे के लिहाज से हो, ताकत के लिहाज से हो, दिफाई बजट के लिहाज से हो, पाकिस्तान ने कैसे उसे चारों शाने चित किया, ये तो खैर हमें खुद कहने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया कह रही है। लेकिन जो भारत के आर्मी चीफ है, उन्होंने कुछ बयानबाजी की है। शायद गुज़श्ता उन्होंने रात कोई बॉलीवुड की फिल्म देख ली जिसके डायलॉग उन्होंने दोहरा दिए अपने जवानों के सामने आगे। समझ नहीं आई कि अब ये हर्जा सराई करने का या गिदड़ भभकियों का मकसद क्या था। तो इसी पर बात कर लेते हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब वक्त देने के लिए। सर, जिस तरह से तर्जुमान पाक फौज ने जवाब दिया है कि इस मरतबा जो है हम बॉर्डर तक महदूद नहीं रहेंगे, अंदर तक, जैसे वो इनको बड़ा शौक होता है ना घुस के हमला करने का, तो हम वाकई दर हकीकत घुसकर इनको सबक सिखाएंगे, वो जवाब बड़ा मौसर दे दिया है। सर, वजह क्या है अभी इस वक्त जो उनको याद आ रहा है भारतीयों को? अंदरूनी प्रेशर है, जिस तरीके से साख मुतासिर हुई है बीजेपी की गवर्नमेंट की, नरेंद्र मोदी की, ये सिर्फ उसकी बहाली की एक कोशिश है, जो बिहार के इंतखाबात हैं वो इसके पीछे वजह है, या इसके अलावा कोई और रीजन देखते हैं आप? निशान साहब, ये दोनों फैक्टर हैं, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। देखिए, एक्सटर्नल से शुरू करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने जब हम पर हमला किया था तो उसका ख्याल ये था कि ये जो चाइना के साथ हमारी रेलेवेंस बनी हुई है पाकिस्तान की, और ट्रंप नए आए थे और इंडिया ने ये सोचा था कि ये आइडियल वक्त है कि ये डिस्कनेक्ट भी चाइना के साथ रिलेशन इसका किया जाए, और अगर इस रीजन में किसी पुलिसमैन या सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है तो अमेरिका के सामने उनकी नजरों में भाया जाए कि जी हम हैं जो चाइना को चेक कर सकते हैं। और चाइना को अपनी रेलेवेंस नहीं बता सकता था चाइना के मुकाबले में हिंदुस्तान। अमेरिका की नजर में जब तक पाकिस्तान रेलेवेंट था दुनिया में, उनका ख्याल ये था हमारी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से हम शायद लेस रेलेवेंट है और हमें लीस्ट रेलेवेंट या इररेलेवेंट कर देगा, वो इतना ज्यादा हावी हो जाएगा हम पर। उनका ख्याल ये था। जब वो बिल्कुल नाकामी हुई, बल्कि शर्मिंदगी हुई, पाकिस्तान ने सबूत दिए, 10 मई को छोड़े, कंटिन्यूस हम सबूत देते आ रहे हैं, तब उनको आइसोलेशन फील होना शुरू। पहलगाम का हमला होते ही आपने नोट किया होगा, पाकिस्तान कहता रहा कि सबूत दे, दुनिया मांगती रही कोई प्रूफ दे दे, इंक्वायरी करवा ले, लेकिन हिंदुस्तान नहीं माना। उसको नशा बहुत था कि शायद मैं जो कुछ डिक्टेट कराऊंगा वो लॉन्ग टर्म में मेरी एक पोजीशन, न्यू पोजीशन गेन हो जाएगी। जब दुनिया ने सबूत मांगे, ये पुराना जमाना नहीं है 50-60 साल पुराना, दुनिया डिजिटाइज हो चुकी है, मीडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है, वो सबूत मांगते। जब नहीं हुए, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की नजर में क्रेडिबिलिटी खत्म होना शुरू हुई। जब वो हुई तो फिर इलेक्शन भी जाहिर है एक ऐड होते हैं। आखिरी बात इस पर मैं आपको एक और इस सवाल के जवाब में बताता चलूं कि आप ये नोट करें कि इंडियन एयरफोर्स चीफ ने 93 डेज के वाकई होने के 93 दिन के बाद 9 सितंबर को मीडिया पर आकर एक दफा 58 मिनट की तकरीर की, और उनके अपने कॉन्फिडेंस का ये हाल था कि 93 दिन तक उनको याद नहीं आया कि उन्होंने पाक फिजाई के जहाज गिराए हैं। 28 मिनट गुजर गए उस तकरीर को जो वो कर रहे थे, तब उनको ख्याल आया कि मैंने क्लेम भी करने हैं पाकिस्तानी जहाज। तो ये कॉन्फिडेंस आप खुद ही रिलेट कर लें। आखिरी बात ये है इस सब सवाल के जवाब में, अभी एयरफोर्स चीफ और उनके जो ये कह रहे हैं, आप मीडिया खोलकर देखें, दुनिया में किसी ने भी उनको कवरेज दी है, क्योंकि अब उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है। कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चला रहा कि इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है हम ज्योग्राफिया बदल देंगे। आप उठाकर देख लें, कोई वैल्यू नहीं कर रहा। तो लोग अपनी स्पेस, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, वो स्पेस जाया नहीं करते ऐसी बातों पर जो डिसक्रेडिटेड हो चुकी हो और एस्टैब्लिश्ड एक फेक या फॉल्स क्लेम्स किए जा रहे हैं। सर, दुनिया तो असलियत जान गई है भारत की, और इसलिए जैसे कि आपने भी हवाला दिया, वो उनकी बात पर ना तो यकीन कर रही है और ना ही वेटेज दे रही है। लेकिन खुद भारत के अंदर भी अगर कोई सेन आवाजें मौजूद हैं तो वो भी इस बात को बारहा कह रही हैं कि सबूत मांगते हैं, तो वो अपनी गवर्नमेंट से कि भाई सबूत दें, अगर आपने भारत ने पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं या आपने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उस कामयाबी से हमकिनार किया है। आपके ख्याल में खुद भारत के अंदर भी सैनिटी अब प्रेवेल कर रही है और बढ़ रही हैं वो आवाजें जो कि खुद नरेंद्र मोदी से सवाल करना शुरू हो गए, और इसका जो नुकसान है नरेंद्र मोदी को आगे इलेक्शन में उठाना पड़ेगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा। वो इसकी वजह ये देखिए, मैं वॉर के दिनों में जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मई में, मैं मीडिया पर अर्ज कर रहा था कि 1.4 बिलियन हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है। आया हम ये मान लें कि 1.4 बिलियन हम पर चढ़ दौड़ना चाहते हैं, हम पर ऑफेंस लॉन्च करना चाहते हैं, अमन नहीं चाहते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया की बहुत बड़ी मेजॉरिटी पॉपुलेशन पीस चाहती है, उनकी भी पॉवर्टी, गुर्बत उधर भी बहुत है, डेवलपमेंट उनको भी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर उनका भी कमजोर है। तो दोनों मुल्कों को इफेक्ट होते हैं, बल्कि दो मुल्क नहीं होते। हिंदुस्तान की वजह से पूरे जो सार्क मुल्क हुआ करते थे किसी जमाने में, जीशान साहब, अब भूटान लेने, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। हमारा 22%, मैं अक्सर अर्ज करता हूं कि 22% दुनिया की हमारी पॉपुलेशन इस रीजन में रहती है, और सबसे ज्यादा डिसइंटीग्रेटेड
और गैर अमन वाला ये इलाका ये है। हम आपस में सिर्फ 5% ट्रेड करते हैं, दुनिया का 22% होकर। किसकी वजह से? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान की वजह से, हिंदुस्तान की वजह से। क्योंकि जब तक हिंदुस्तान बड़ा होना एक और चीज होती है ज़ीशान साहब, और ग्रेसफुल होना एक और चीज होती है। हिंदुस्तान को बड़ा भी होना चाहिए, उसको ग्रेसफुल भी होना चाहिए। हम उसका अदब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एक मुल्क हमसे बड़ा है, उसकी इकोनॉमी हमसे स्ट्रांग है, लेकिन जब हेजमोनिक डिजाइन बीच में आ जाते हैं कि मैंने बुली करके आपको सीधा करना है, तो फिर बाकी मुल्क तो शायद हो जाए पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं होता। तो ये फैक्ट हो रहा है, सेन आवाजें उठ रही हैं। एक खतरा जिसका शायद मैं अपनी जाती अगर हैसियत में बात करूं तो, चूंकि जब कोई कॉर्नर हो जाता है और जब उसके पास कुछ नहीं बचता तो उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये जो हिजान इस वक्त पाया जाता है नरेंद्र मोदी या उनकी गवर्नमेंट में, इसका नतीजा किसी उस मिस एडवेंचर की सूरत में तो नहीं निकल सकता, जैसे पहले ये कोशिश कर चुके हैं जिसमें इनको मुंह की खाना पड़ी है। मैं पाकिस्तान पर किसी न किसी सूरत में हमले के हवाले से बात कर रहा हूं। देखिए ज़ीशान, हमला दो तरह से हो सकता है, एक आपकी इंटेंशन से और एक आप काबिलियत से। दो चीजों की कॉम्बिनेशन से आप किसी पर हमलावर होते हैं या दिफा करते हैं, दोनों में चाहिए होता है। खास तौर पर जिसने हमलावर होना होता है उसकी इंटेंशन और कैपेबिलिटी। इंटेंशन उनकी पिछली दफा भी थी, कैपेबिलिटी उनको बड़ा मान था। पाकिस्तान ने इंटेंशंस उनकी भांप कर इतना जबरदस्त जवाब दिया। इन 5 महीनों के अंदर मैं नहीं समझता कि इंटेंशन चेंज हो सकती है, कैपेबिलिटी किसी फोर्स की 5 महीने में नहीं चेंज हो सकती। मैं पाक फिजाइया के एयरफोर्स के बेसिस पर गया हूं, बाद में भी ऑपरेशन सेंटर में गया हूं जहां से जंग लड़ी गई थी। वो 3 साल से ज़ीशान साहब राफेल को शूट डाउन करने की पायलट्स तरबियत कर रहे थे, उसके टैक्टिक्स पढ़ रहे थे, उसकी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे थे, उसके कमजोर एरिया को स्टडी कर रहे थे, अपने काउंटर टैक्टिक्स तैयार कर रहे थे 3 साल से। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर है, आप नया ले आएंगे तो अगले दिन से वो चल पड़ेगा। ये ट्रेनिंग है, ये आपकी इंटीग्रेशन है, आपका बिलीफ डेवलप करना पड़ता है, और सबसे ज्यादा आपने अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देना होता है कॉज के ऊपर, कि जो कॉज के लिए लड़ रहे हो वो बहुत जस्टिफाइड है। हमारे लोग लड़े थे कॉज इसलिए कि हमें अपने सर्वाइवल की फिक्र थी, आने वाले नस्लों की फिक्र थी, इसलिए हमने फाइट बैक करना हमारे पे लाजिम था, और कौम हमसे तवक्को ठीक कर रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाक फजाइया और मुसल्लह फौज कौम की तवक्को पर पूरी उतरी है। बिल्कुल, और इंशाल्लाह आइंदा भी वो पूरा उतरेंगे, और जिस तरीके से जो आज़म है पाक फौज का वो तो नजर आता है। बहरहाल उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। सर, अब जरा टच कर लेते हैं ये जो गजा की सूरत हाल है और 20 निकाती ट्रंप का जो प्लान है, फार्मूला है। हमास ने जिस तरह से मशरूत आमादगी जाहिर की है, और अब उनका एक वफ्द जो है वो इतवार को दोहा से काहिरा रवाना होगा, तो ये सूरत हाल क्या आपको लगता है कि दर हकीकत अमन की तरफ जा रही है और जंगबंदी की तरफ जा रही है? और नेतन्याहू जो कि इसराइल जो है वो तो फलस्तीन को रियासत मानने को तैयार ही नहीं होता, क्या अब दर हकीकत वो हम देखेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में, कि जो ख्वाब हम देखते हैं अमन के लिए, गजा में फलस्तीनियों की जो नस्लकुशी हो रही है उसका खात्मा हो सकेगा? निशान साहब, जब तक इंटेंशन नहीं चेंज होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। इंटेंशन सबसे ज्यादा खतरनाक है। नेतन्याहू की इस वक्त इंटेंशन की बात कर रहा हूं। एक आप 1993-95 में चले जाएं, पीएलओ ने एक एग्रीमेंट किया था ओस्लो के नाम से, ओस्लो एग्रीमेंट किया था, मरहूम यासिर अरफात ने किया था। और उससे पहले पीएलओ जो थी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक आर्म्ड रेजिस्टेंस की एक तंजीम थी जो वेपन्स के तहत करती थी। जब ये एग्रीमेंट हुआ तो उसको डिसआर्म किया गया, एक एग्रीमेंट तय किया गया 1993-95 में। ऑलमोस्ट 32 साल हो गए इस बात को। उस बात को आज 32 साल हो गए, तो उसके अंदर आप क्लॉज पढ़े तो लिखा हुआ है कि अल्टीमेटली दिस विल बी अ पाथ टू 2 स्टेट सोल्यूशन। 32 साल पहले फिर हुआ अमल दरामद। आपने पीएलओ को डिसआर्म ये कहकर करवाया कि आप वेपन छोड़ देंगे तो हम आपको 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। 32 साल में, क्योंकि इंटेंशन इसराइल की नहीं थी। मैं मायूसी नहीं फैलाना चाह रहा, लेकिन मैं स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या एयर पावर के एज अ स्टूडेंट मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि कमजोरी कहां है। ये बहुत खुशाइंद बात है। मैं जिस दिन से ये एग्रीमेंट का पब्लिक हुआ है, 20 जो पॉइंट्स हैं इसके, मैं उस दिन भी कह रहा था कि ये उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकेगा जब तक आप हमास को एंगेज नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा था कि उनकी 90% बातें मान ले। मैंने कहा था कि दुनिया में जहां पे भी, इवन हमारे नेबरहुड में, नेपाल में हुआ, कोलंबिया में हुआ, ब्रिटिश आइलैंड में हुआ, जितने रेजिस्टेंस मूवमेंट को आपने जब किसी एग्रीमेंट पर पहुंचे उनको एंगेज किया, चाहे आपने उनकी 10% बात मानी, चाहे 50% मानी, फिर मानने के बाद उनको आपने इंसेंटिव देना होता है कि अगर आप वेपन ड्रॉप करेंगे तो कितना आपका भला हो जाएगा और लोगों का भला हो जाएगा। जब हमास को आप एंगेज ही नहीं करेंगे, ये मैंने 4-5 दिन पहले कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि हमास का नाम लिया गया है, उससे एंगेजमेंट की जाएगी। उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है।
लेकिन अनफॉर्चुनेट और लास्ट पॉइंट इसके ऊपर यह है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जाकर अपनी, आपने नोट किया होगा, एक अपनी कॉन्फ्रेंस टॉक में या पब्लिक टॉक में मीडिया के साथ कहा है कि मैंने तो 2 नेशन 2 स्टेट की बात ही नहीं की और ना मैं एग्री करता हूं। ये इंटेंशन की मैं बात कर रहा था, ये बड़ी खतरनाक है। दुनिया को प्रेशर माउंट करते रहना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म 2 स्टेट की तरफ चले जाए। राइट, एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, से ज़ीशान मलिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।